पिछले कई महीनों से हमारे देश के कानून मंत्री किरण रिजिजू साहब लगातार न्यायपालिका पर हमलावर थे, अलग अलग तरीके से सवाल उठा रहे थे। हद तो तब हो गई जब पिछली बार एक कार्यक्रम में बोलते हुए कानून मंत्री ने कई पूर्व जजों को भारत विरोधी गैंग बुला दिया और कीमत चुकाने की धमकी तक दे डाली। ये सारा मामला जजों की नियुक्ति प्रणाली को लेकर था। इसके बाद एक कार्यक्रम में देश के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ साहब ने जब इस मुद्दे पर साफ साफ जवाब दे दिया और कह दिया कि फिलहाल जजों की नियुक्ति की जो प्रणाली है, जो कॉलेजियम सिस्टम है, वही सबसे अच्छी प्रणाली है। कानून मंत्री और चीफ जस्टिस द्वारा ये सारी बातें कही जाने के बाद जब एक कार्यक्रम में दोनों का सामना हुआ और जब चीफ जस्टिस के सामने कानून मंत्री को बोलना पड़ा तो पूरा माजरा ही पलट गया। जी हां, कल तक जो कानून मंत्री न्यायपालिका पर गंभीर सवाल उठा रहे थे, पूर्व जजों को भारत विरोधी गैंग बता रहे थे, अचानक सीता से गीता हो गए। कानून मंत्री ने क्या क्या कहा है, पूरी बात जब आप सुनेंगे तो खुद ही सोच में पड़ जाएंगे कि अरे बाप रे, वही बोल रहे हैं कि कोई और है। इतना ही नहीं, इसी कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भारत की न्यायिक व्यवस्था, न्यायालयों की व्यवस्था और उनके भीतर वकीलों, खासकर महिला वकीलों और अन्य छोटी छोटी चीजों को लेकर जिस तरह की बातें कही हैं, उससे पता चलता है कि चीफ जस्टिस की नजर कितनी बारीक है और कितनी मूलभूत चीजों पर वे ध्यान रखते हैं। अदालतों के कैंपस को लेकर उन्होंने जो बातें कही हैं वो आप सभी को सुनने और समझने लायक है। आप सभी का कभी न कभी अदालतों से किसी न किसी तरीके का सामना जरूर हुआ होगा। वैसे ईश्वर न करे कि कभी अदालतों का सामना करना पड़े, मगर फिर भी इस कार्यक्रम में बोलते हुए आखिर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने क्यों कहा कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ तिलक मार्ग का नहीं है, उनके द्वारा कही गई हर एक बात आप सभी को जानना बेहद जरूरी है। तो विस्तार से बेहद आसान भाषा में आपको बताएंगे। इसके साथ ही बात करेंगे राहुल गांधी की। संसद से इनकी सदस्यता को रद्द करना भारत में तो बड़ा मुद्दा बन ही गया है, वहीं पूरी दुनिया में इस मामले को लेकर गंभीर चर्चा हो रही है। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में इंडिया कॉकस के डेमोक्रेट सह अध्यक्ष रू खन्ना ने प्रधानमंत्री मोदी से अपील भी की और राहुल को संसद से हटाने के मामले पर यहां तक कह दिया कि यह भारत के मूल्यों के साथ विश्वासघात है। वहीं एक अन्य सांसद ने भी काफी गंभीर बातें कही हैं। सब कुछ विस्तार से आपको बताएंगे भी और दिखाएंगे भी, बेहद आसान भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे। बस आप लोग 10 मिनट तक दिल और दिमाग से हमारे साथ बने रहिए। हमें पहली बार देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो और लाइक दोनों करिएगा। फेसबुक पर हमने एक नया पेज बनाया है, लोकहित इंडिया अंबुज कुमार, ये वाला। इसको जल्द से जल्द फॉलो और लाइक कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में सारे वीडियोज इसी पेज पर मिलेंगे। पुराने पेज पर काफी गड़बड़ी चल रही है, हैकर भाई साहब सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके घंटा जरूर दबाइएगा। देश को गोदी मीडिया के जहरीले प्रकोप से बचाने और आम आदमी की आवाज को बुलंद करने में यदि आप हमारा सहयोग कर सकते हैं तो इस QR कोड या फिर इस मोबाइल नंबर का प्रयोग करके हमारी आर्थिक सहायता करने का प्रयास करें। हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक पार्टी के चाटुकार नहीं हैं, इसीलिए हमें आपकी मदद की जरूरत है। अब वक्त आ गया है कि देश का मीडिया धन्ना सेठों की गुलामी से आजाद रहे, ताकि बुलंद आपकी आवाज रहे। सबसे पहले राहुल गांधी की बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले विश्व गुरु भारत के शिवराज की यह सुंदर तस्वीर देख लीजिए। बुजुर्ग ससुर के पांव में चोट है, बहू उन्हें चद्दर पर बैठाकर घसीटते हुए अस्पताल से बाहर लेकर जा रही है। इनका कहना है कि 1 घंटे तक स्ट्रेचर का इंतजार करते रहे, नहीं मिला। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर का बताया जा रहा है। वैसे मुझे याद है कोविड के समय में किसी बड़े नेता ने कहा था कि पॉजिटिव खबरें दिखाइए, तो चलिए पॉजिटिविटी ढूंढ लेते हैं। अस्पताल में एक मरीज के साथ जब एक अभिभावक जाता है तो वो भी काफी तनाव से ग्रसित हो जाता है। बताया जाता है कि तनाव के समय यदि आप हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर लें तो तनाव दूर हो जाता है। ऐसे में चद्दर पर ससुर को बैठाकर घसीटने से बहू की एक्सरसाइज हुई होगी, तनाव दूर हो गया होगा। वैसे किसी ने आत्मनिर्भर होने का नारा भी दिया था। इस बहुरानी और ससुर जी ने मिलकर आत्मनिर्भर होने के नारे को आत्मसात कर लिया है। यह इको फ्रेंडली स्ट्रेचर यदि आपको पसंद आया हो तो आप भी बजाइए ताली और बोलिए थैंक यू। अब जरा इस कार्ड को ध्यान से देखिए। क्या आपने अभी तक ये कार्ड बनवाया है? नहीं बनवाया है तो बनवा लीजिए। ये वो कार्ड है जो आपके कई सालों के कर्मों को छुपा लेता है। आपको किसी कामकाज का कोई हिसाब नहीं देना पड़ता है। ये वो कार्ड है जो मुसीबत के वक्त बहुत काम आता है। कार्ड का नाम याद कर लीजिए, नाम है विक्टिम कार्ड। अब सवाल यह है कि मेघालय से लेकर कर्नाटक तक हर जगह कब्र खोदी जा रही है। ये क्या चल रहा है भाई? लोग पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी, आप 9 साल तक सत्ता में रह चुके हैं, अरे अपने कामकाज का हिसाब बताइए, अपना काम दिखाकर लोगों से वोट मांगिए। कब्र खोद रहे हैं, मुझे मारना चाहते हैं, क्या है ये सब? कौन है जो मार देगा आपको? कौन है जो आपकी कब्र खोद सकता है? इतनी हिम्मत किसके पास है? अरे आप प्रधानमंत्री हैं हमारे देश के, किसी की मजाल है जो आपकी कब्र खोद देगा? महीनों का करोड़ों रुपए आपकी सुरक्षा पर खर्च होता है। हमारे देश के वीर जवान आपकी सुरक्षा में दिन रात लगे रहते हैं, क्या उन पर भरोसा नहीं है? और इतनी ताकत किसके पास है जो हमारे देश के सैनिकों की सुरक्षा को भेद कर आप पर हमला कर सकता है, आपकी कब्र खोद सकता है? लेकिन ये सारी गोल मटोल बातें इसलिए की जाती हैं ताकि जनता के सामने विक्टिम बना जा सके और यह प्रदर्शित किया जा सके कि मैं तो पीड़ित हूं,
लोगों ने मुझे प्रताड़ित किया है। शॉर्ट फॉर्म में इसी का नाम विक्टिम कार्ड है। इसे ही विक्टिम कार्ड खेलना कहा जाता है। इसीलिए मैंने कहा कि आप भी बनवा लीजिए, बहुत जरूरी चीज है। राहुल गांधी की संसद सदस्यता चली गई। पत्रकारों ने पूछा कि अब आप क्या करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं संसद के भीतर रहूं चाहे संसद के बाहर रहूं, मेरा जो काम है वो करता रहूंगा। सावरकर नहीं हूं जो माफी मांग लूं, मैं गांधी हूं और गांधी माफी नहीं मांगा करते हैं। और आश्चर्य तो तब हुआ जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत करते ही राहुल गांधी ने पहली बात यही कही कि ये बताइए अदानी की कंपनी में 20,000 करोड़ रुपया कहां से आया, वो 20,000 करोड़ रुपया किसका है। और यहां तक कह दिया कि मैंने प्रधानमंत्री की आंखों में डर देखा है, वो डरते हैं अदानी पर संसद में मेरे अगले भाषण से, इसीलिए संसद से बाहर करवा दिया गया है। ये सारा नाटक इसी सवाल से ध्यान भटकाने के लिए है। राहुल ने कहा कि भाजपा कह रही है कि अडानी पर आक्रमण देश पर आक्रमण है, उनके लिए देश अडानी है और अडानी ही देश है। आखिर प्रधानमंत्री अडानी को बचाने के लिए अपनी पूरी शक्ति क्यों लगा रहे हैं, बीजेपी अडानी को क्यों बचाना चाहती है। वहीं राहुल गांधी की सांसदी चले जाने पर विदेशी मीडिया ने भी कवरेज की है और ज्यादातर खबरों में इस मामले की आलोचना ही की गई है। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में इंडिया कॉकस के डेमोक्रेट अध्यक्ष रो खन्ना ने राहुल गांधी को संसद से अयोग्य घोषित कर उन्हें हटाने के कदम को भारत के मूल्यों के साथ विश्वासघात बताया है। रो खन्ना पिछले साल नवंबर में कैलिफोर्निया से लगातार चौथी बार चुने गए हैं। उन्होंने लिखा है कि संसद से राहुल गांधी का निष्कासन गांधीवादी दर्शन और भारत के मूल्यों के साथ गहरा विश्वासघात है। ये वो नहीं है, ये वो भारत नहीं है जिसके लिए मेरे दादाजी ने कई साल जेल में बिताए थे। आपको बता दें कि रो खन्ना भारतीय मूल के हैं। इसके साथ ही खन्ना ने प्रधानमंत्री मोदी से राहुल पर हुई कार्रवाई के खिलाफ रुख अपनाने की अपील भी की है और कहा है कि नरेंद्र मोदी, आपके पास भारतीय लोकतंत्र के खातिर इस फैसले को पलटने की ताकत है, इस पर ध्यान दीजिए। वहीं एक सीनेटर क्रिस वन हेलन ने लिखा है कि भारत के एक मित्र के रूप में यह खबर चिंताजनक है। एक स्वस्थ लोकतंत्र में आप विपक्ष को चुप नहीं कराते हैं, उनके साथ बहस करते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतंत्र के लिए आवश्यक है और विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत पहले से ही 180 देशों की सूची में 150वें स्थान पर गिर गया है। भारत द्वारा यह गलत दिशा में एक और कदम चल दिया गया है। पिछले कई महीनों से ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी और पीएम मोदी जो भी एक्शन ले रहे हैं वो दांव उल्टा ही पड़ता जा रहा है। राहुल गांधी को संसद से बाहर करना भारतीय राजनीति और भारतीय लोकतंत्र के लिए एक बहुत ही बड़ी घटना है और आने वाले वक्त में इसका एक अलग ही प्रभाव देखने को मिल सकता है। जैसा कि खुद राहुल गांधी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि बीजेपी ने और पीएम मोदी ने उन्हें एक बढ़िया हथियार दे दिया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि राहुल गांधी इस हथियार का प्रयोग कर पाते हैं या फिर नहीं कर पाते हैं। पिछले कई महीनों से भारत के कानून मंत्री लगातार न्यायपालिका पर हमलावर दिख रहे थे। जजों की नियुक्ति का जो कॉलेजियम सिस्टम है उस पर लगातार सवालिया निशान खड़े कर रहे थे। लेकिन कल एक कार्यक्रम में जब चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के सामने ही कानून मंत्री किरेन रिजिजू बोल रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि सीजेआई का सामना होने के बाद पूरी विचारधारा ही पलट गई है। क्योंकि किरेन रिजिजू के पुराने बयान पर जब एक कार्यक्रम में चीफ जस्टिस से सवाल किया गया था तो उन्होंने कहा था कि हमारी धारणा अलग है, उनकी धारणा अलग हो सकती है, लोकतंत्र में यह होना चाहिए। बाद में किरेन रिजिजू भी वही बात दोहराते हुए अब नजर आ रहे हैं। सीजेआई के सामने बोलते हुए कानून मंत्री ने कहा कि कुछ मीडिया रिपोर्टों में हाल ही में कहा गया कि सरकार और सुप्रीम कोर्ट या विधायिका और न्यायपालिका के बीच मतभेद है। हमें समझना चाहिए कि हम लोकतंत्र में हैं और ऐसे में परस्पर विरोधी स्थिति होती है। उनके संबंध में हमारे बीच मतभेद है, इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि हमारे बीच कोई टकराव है। इससे पूरी दुनिया में गलत संदेश जाता है। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि राज्य के विभिन्न अंगों के बीच कोई समस्या नहीं है। मजबूत लोकतांत्रिक कार्यवाही के संकेत हैं, लेकिन संकट के नहीं। आगे उन्होंने यह भी कहा कि भारत में हर रोज जजों को 50 से 60 मामले देखने पड़ते हैं। जबरदस्त मानसिक तनाव होता होगा। इसके बावजूद आलोचना होती है कि जज न्याय देने में असमर्थ हैं, जबकि यह ठीक नहीं है, यह सच नहीं है। और भी बहुत कुछ उन्होंने कहा था, लेकिन जो बयानों में पूरी तरह से बदलाव दिख रहा था वो गजब ही था। लेकिन सवाल यह है कि जब कानून मंत्री सरेआम लाइव कार्यक्रम में कहेंगे कि कुछ पूर्व जज भारत विरोधी गैंग की तरह काम कर रहे हैं और लगातार कॉलेजियम सिस्टम पर हमला करेंगे, तो इससे क्या संदेश निकलता है और दुनिया भर में कैसा संदेश जाता है यह भी बता देना चाहिए था। जब देश का कानून मंत्री अपने देश के ही पूर्व जजों को भारत विरोधी गैंग बताएगा और कीमत चुकाने की धमकी देगा, तो क्या इससे टकराव की स्थिति नहीं दिखती है। इसी कार्यक्रम में बोलते हुए भारत के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कुछ महत्वपूर्ण बातें कही हैं, उन्हें भी ध्यान से सुनिए। मदुरै में एक कार्यक्रम में बोलते हुए सीजेआई ने कहा कि मैं दिल्ली में न रहने वाले वकीलों और छात्रों की पहुंच सुप्रीम कोर्ट तक सुनिश्चित कराने का प्रयास कर रहा हूं। मैं हमेशा कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट तिलक मार्ग सुप्रीम कोर्ट नहीं है, बल्कि पूरे देश
का सुप्रीम कोर्ट है, पूरे भारत का सुप्रीम कोर्ट है। हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने चेन्नई, मुंबई, कोलकाता जैसे शहरों में सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्रीय बेंच स्थापित करने का अनुरोध किया था, जिसके जवाब में सीजेआई ने यह सारी बातें कही। सीजेआई ने यहां तक कहा कि हमने हाइब्रिड सिस्टम शुरू किया है ताकि सभी की पहुंच सुनिश्चित की जा सके सुप्रीम कोर्ट तक। न्याय वितरण प्रणाली को लोकलाइज करने के लिए और इसे नागरिकों के करीब लाने की कोशिश में हमने एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से तमिल सहित संविधान में मान्यता प्राप्त आधिकारिक भाषाओं में जजमेंट्स का अनुवाद करना भी शुरू कर दिया है। मुझे आशा है कि यह न केवल अदालतों को नागरिकों के करीब लाएगा, साथ ही साथ उन वकीलों की भी मदद करेगा जो अंग्रेजी भाषा से परिचित नहीं है। उन्होंने न्याय प्रणाली में आधुनिक तकनीकी पर भी चर्चा की। इसके साथ ही सीजेआई ने कहा कि देश के अधिकांश अदालत परिसरों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। वकीलों के लिए उचित शौचालय या महिला वकीलों के लिए सैनिटरी नैपकिन डिस्पेंसर जैसे सुविधाएं भी नहीं मिलती हैं। बुनियादी ढांचे के विकास के मुद्दे पर गौर करना आवश्यक है, क्योंकि एक आरामदायक कामकाजी माहौल से उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। यानी कि काम करने के लिए यदि सही माहौल और सारी सुविधाएं मिले तो व्यक्ति बेहतरीन काम कर पाएगा और ज्यादा उपयोगी साबित होगा। यानी कि चीफ जस्टिस ने न्यायालय परिसर के भीतर जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसको सुदृढ़ करने की तरफ ध्यान आकर्षित किया है। एक बार फिर से आप सभी से अनुरोध है कि फेसबुक पर हमारे नए वाले पेज को जल्द से जल्द फॉलो और लाइक कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।